आई एम श्योर आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहे, लेकिन कोई ना कोई रिजेंटमेंट तो हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अजीब वाकया मामला होता है। आप यकीन करें, मेरी कोई मुशर्रफ साहब के साथ भी रिजेंटमेंट नहीं थी, कोई रिजेंटमेंट मैंने कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने आपको अगवाकार बना दिया तैयारे का, बस कोई ये अजीब सी बात है। राइट। ये अजीब सा ताल्लुक होता है। आप जो आदमी जुल्म करता है आपके दिल में उसके खिलाफ कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं होती। पर अब आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, विल यू एवर डू दिस कि सबको छोड़ के आप सोचें कि मैं जाऊं? नहीं, वो देखें, वो आपका अपना फैसला है। शहबाज साहब के पास मेरा ख्याल चॉइस नहीं थी उस वक्त, चॉइस नहीं थी, ये बस एक डिसीजन था कि उन्होंने जाना है और वो चले गए। इन हाइंडसाइट, अब हम अगर सियासत पे बात कर लें, ये एक मैं पर्सनली ब्लेम नहीं करती, बहुत लोग ब्लेम करते हैं कि डील करके चले गए। मुश्किल औकात में लोग क्या डिसीजंस लेते हैं वो उनके अपने डिसीजंस होते हैं, सो आई डोंट जज देम। बट आप क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे, यू वर एट फोर फ्रंट, सो आपकी एक से है उसके अंदर। अब जब आप लीडर बनेंगे, आपको कोई ऐसा मौका आए, आपके ख्याल से यू वुड डू द सेम? देखिए, हालात क्या होते हैं उसके मुताबिक इंसान फैसले करता है। बट तो मुझे यकीन, मुझे खुशी थी कि उनकी जान छूट गई है, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था। क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि केस ऐसा है जिसमें सजाए मौत है, हो सकती थी, और मिलिट्री गवर्नमेंट है। भुट्टो साहब को हुई है जी बिल्कुल हुई है। और आप यकीन करें कि अगर वो रहमान हुसैन जाफरी साहब जज ना होते, कि और जज होता तो सजाए मौत मिल जाती। वो बहुत दलेर आदमी थे इस मामले में, उन्होंने केस बहुत दलेरी से चलाया और बहुत दबाव था। जो मियाँ साहब के वकील थे, राद साहब, इकबाल राद साहब, उनको कत्ल कर दिया गया था केस के शुरू होते ही। वो उनके दफ्तर में लोग आए, उनको शहीद कर दिया। बहरहाल ये मामलात हैं, ये उनके फैसले थे। मैं नहीं कह सकता कि मैं यही फैसला करूँगा नहीं करूँगा, या कोई और करेगा या नहीं करेगा, ये उनका फैसला है। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया, या गौसली शाह साहब ने भी महसूस नहीं किया कि हम नहीं गए या कोई ऐसी बात है, मैं रिहाई नहीं मिली। क्योंकि वो चले गए तो उनको मौका मिला कि वो वापस भी आ सके। उस हवाले से आपको लगता है ये सही डिसीजन है? हर दफ़ा मियाँ साहब इससे अभी भी चले गए लंदन, फिर वापस आ गए। इंसाफ ना हो, ना इंसाफी हो, तो आपका हक बन जाता है कि आप। बट देन पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आपको उनको ऑप्शन नहीं मिली, या ये मुझे नहीं पता, हर एक का पता नहीं, ऑप्शन नहीं मिली होगी या नहीं, जो भी मामलात हैं। आपके ख्याल से सियासी तौर पर किसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ, मियाँ साहब को या बानी पीटीआई चेयरमैन? यार मेरा नहीं ख्याल, वहाँ इंसान को सियासी फ़ायदे को देखता है, अपने हालात को देखता है कि क्या होगा। तो जब ऐसे हालात हों, सजाए मौत का मामला हो, तो वो बड़ा फ़र्क होता है एक आम मामलात से, और स्पेशली जब मार्शल गवर्नमेंट हो, अदालतें ही ना हो, तो वो फिर आपके मामलात कैसे ठीक हुए? आपको फिर आपने क्या किया? चले मियाँ साहब चले उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने फिर भी जेल में रहे। ओके। फिर एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि भाई ये क्या कर रहे जेल में? जेल में क्या कर रहे? वहाँ हम तो इतने तंग शायद नहीं थे, आदत पड़ गई थी, लेकिन वहाँ पे बेचारे कोई 600 के करीब आदमी था, रेंजर्स का और एफसी का। वो बड़े तंग थे कि भाई हम किधर फंसे हुए, ये 2 आदमी है, इनकी वजह से हमारी ड्यूटी लगी हुई है, राइट। तो बहरहाल वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो बेचारा अजीब सा मामला है। उसके चले याद आ गया, सुना है कुछ लोगों का तो भूल भी गए थे कि वो जेल में है, जिनके बारे में पता ही नहीं। वो सदीकुल फारूक साहब को भूल नहीं गए थे। वो भी ये बड़ा अजीब वाकया था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरामद करवाया, तो आके बयान दिया गया कि जी इनको हमने गिरफ्तार किया, फिर हम भूल गए इनके बारे में। जी चलें, काफ़ी खौफनाक वाकयात हैं। आप भी तो आप हंस रहे हैं इसके ऊपर, पर तो अगर मियाँ साहब ने याद किया अपनी रीलॉन्च पे, तो आपको ठीक याद किया क्या? उनकी ये मेहरबानी है, उनकी मज़ेदार आदमी है, ये उनसे ये तवक्को की जा सकती है, वरना शायद आम आदमी उस वक्त अपनी बात करता, अपनी जमात की बात करता। उन्होंने अपने साथियों को याद रखा जो उनके साथ मुश्किल वक्त में थे। ये उनकी बड़ाई है, उनका खासा है, ये उनका एक तरीका है। एक 35 साल का ताल्लुक, 36 साल का ताल्लुक है, वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। ज़ाती ताल्लुक ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, ज़ाती ताल्लुक, लेकिन जब आप सियासी रास्ते अलहदा हो तो फिर यकीनन असर पड़ता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। सो कैन वी नाउ से कि द रीज़न यू थॉट कि मैं अपनी अलग जमात बनाऊं, और इसकी ज़रूरत है क्योंकि पुरानी जमातें वैसे डिलीवर नहीं कर सकी, यहाँ तक वो नाकाम हो गई हैं। देखिए, ये बात मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ आज कि जो तीनों पुरानी जमातें हैं, इनको इक़्तिदार भी मिला है, सब कुछ मिला है, वो आज के हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सलाहियत उनके अंदर नहीं रही, ये सोच और फिक्र नहीं रही, बदकिस्मती से।
तो एक नई पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत से लोग थे जो ये समझते थे ये होना चाहिए। हमने काफ़ी इस पे बहस की, और जो आपने दूसरी जमातों का जिक्र किया वो इलेक्शन में बनाई जाती हैं, ठीक, उनके मकासद और होते हैं। तो हमारा मकसद तो मुल्क के मसाइल की बात करना, ऐसे लोग जो सलाहियत रखते हों, क्रेडिबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, उनको इकट्ठा करके मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के लिए कोशिश की ज़रूरत है। और मैं ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत इज़्ज़त भी दी है, मुकाम भी दिया है, तो तजर्बा दिया है हुकूमत का, हालात का, सियासत का। तो मैं ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ कि उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो आप रिफॉर्म की बात करते हैं, री इमेजिन पाकिस्तान की भी बात होती है। सो बेसिकली क्या बुनियादी नुकात होंगे आपके मंशूर में? कुछ पॉइंट्स आई एम श्योर मंशूर बुनियादी नुकात आपने चाहिए तो मंशूर तीनों जमातों के पढ़ लें, वही एक ही है, वही होगा। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि पीपल्स पार्टी कहती थी मैं 300 यूनिट दूंगी, मुस्लिम लीग काम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। यूनिट वो एक भी मुफ्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ठीक है। ये मंशूर नहीं होता, ये ऐसी किताबी कागजी कार्रवाई होती है, खानापुरी होती है। हम मंशूर की बात नहीं कर रहे, हम मंशूर की बात नहीं कर रहे, हम मुल्क के मसाइल और उनका हल आपके सामने रखेंगे कि आज हम समझते हैं ये मुल्क के मसाइल हैं, ये उनके हल है। And you'll present a team also, I guess. जी, हम लोग होंगे, बताएंगे, ये लोग, हम ग्रो करेंगे पार्टी को। हमने लोग इकट्ठे नहीं करने, ठीक है। ये देखें जनाब, यहाँ फरिया बैठी हुई हैं, ये जनाब 10 इलेक्शन जीत चुकी हैं, यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, ये 20 इलेक्शन जीत चुका है। ये हमने लोग इकट्ठे करके नहीं दिखाने, हमने काबिलियत, सलाहियत दिखानी है, लीडरशिप पैदा करनी है लीडरशिप के। जी, ये सलाहियत है, ये हमारे पास हल है, ठीक है। हम ये मामलात को हल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्माइल आपके साथ हैं, मुस्तफ़ा साहब भी आपके साथ हैं। जी, मुस्तफ़ा साहब भी हैं, और भी लोग हैं। वो इश्रतुल इबाद का क्या मसला है? नहीं, इश्रतुल इबाद साहब से मेरी मुलाकात होती रहती है, मेरा उनसे जब गवर्नर थे उस वक्त से ताल्लुक़ है। तो दुबई में गया हूँ तो उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन वो सियासी हवाले से नहीं थी, वो एक थी बातचीत पर, मुल्क के हालात। So he is not joining your party at the नहीं, moment. मेरा नहीं ख्याल। मोहम्मद जुबैर साहब के बारे में नहीं, हमने अभी किसी से हमने जाके रब्ते नहीं किए। हम पार्टी लॉन्च करने के बाद रब्ता करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, एक नैरेटिव होगा जो हम लेकर जाएंगे कि ये हमारा मकसद है जमात का, ये हमारी सोच है। अगर आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, और आज हर आदमी परेशान है, आप यकीन करें, हर आदमी मुल्क के हवाले से परेशानी। बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि आज आपको नई सोच चाहिए, तो बहुत से ऐसे लोग जमात में होंगे जो आज सियासत में नहीं है, लेकिन वो सलाहियत रखते हैं, वो दर्द रखते हैं मुल्क का। ऐसे लोग आपको चाहिए, आज मुल्क को इनकी ज़रूरत है। बट जो एक पूरा आप देखिए एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की सियासत का, उसमें जेलें भी होती हैं, उसमें आपके ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगेंडा भी होता है, आपकी ख़िलाफ़ पूरी अपोजिशन भी होती है। आपके ख्याल से एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी ये सब सस्टेन कर सकता है? वो ऑप्ट करेगा सियासत में आने? जी बिल्कुल, जो दर्द रखता है, नहीं, वो ऑप्ट करना उनकी मर्जी है, लेकिन हर एक बंदा इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा ना, हर एक की सोच इलेक्शन की नहीं होती, लेकिन वो कंट्रीब्यूट तो कर सकता है ना। ठीक, तो एक सोच में, एक कोशिश में बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं, उनको हम, और मैं खुद हैरान हूँ कि किस सतह के लोग बात करते हैं। आज यकीन करें, मैं कभी ऐसे हालात नहीं देखे कि हर सतह के लोग, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, एकेडमिक, हर बंदा कहता है जी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं इस सोच से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं मुल्क के मसाइल के हाल में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, मुझे परेशानी है। तो जब ये फिक्र आ जाए तो फिर रास्ता मुश्किल नहीं होता। राइट। सो ज़ाहिर एक नई पार्टी की जगह है। एक बहुत बड़ी वजह इसकी ये है कि एक जमात ये फील कर रही है इस वक्त कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। एक पहले PMLN जिस जमात से आपका ताल्लुक था, वो पहले कहते थे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। सो ये जो जगह है उसमें बहुत सारी चोरी की जगह भी है, इसको कैसे ठीक करेंगे? जी, ये हमारे बदकिस्मती से मुल्क का खासा रहा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक जमात होती है जो कहते हैं मेरा मैंडेट चोरी हो गया, और बाकी चोरी भी हुआ होता है। मेरी गुजारिश यही है कि ये मैंडेट चोरी करना छोड़ दें, ये मैंडेट चोरी ना करें तो बेहतर होगा मुल्क के लिए, क्योंकि मैंडेट की चोरी ने मुल्क को दिया कुछ नहीं। आज 2024 में भी हुआ चोरी, आपने कहा था। मैं कौन से में नहीं हुआ, कौन से मैं देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे इलेक्शन याद है, पहला इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का था, तो वहाँ भी पता चला कि फॉर्म 45 ही जीत गया था, तो 47 लेकर 2013 का भी चोरी था।
जी हर इलेक्शन में 2013 मुख्तलिफ में? तरीके से, जी वहाँ भी हुआ था, हुआ धांधली था? हुई थी जी। कितनी कितनी वहाँ पर मुस्लिम लीग की ताकत को कम करने की धांधली की उस गई वक्त थी। भी? जी, वरना क्या 2/3 थी आपकी? 2/3 नहीं थी, मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी बन जाती। और वहाँ पर एक और कोशिश हुई कि केपी के अंदर पीटीआई को गवर्नमेंट दी जाए, वो भी उसका हिस्सा था। ये हमने हर किस्म के एक्सपेरिमेंट इस मुल्क में किए हैं। ठीक है, सो 2024 में हम कह सकते हैं कि एक्सेलेंस हो गई, वी रीच एक्सेलेंस, या उतनी हुई जितनी पहले हुई वो थी? आप खुद कंपैरिजन कर लें कि एक्सेलेंस हुई या नहीं हुई, लेकिन ये हकीकत है कि जो लोग आज इक़्तिदार में हैं वो मैंडेट नहीं रखते। ये मुल्क की बदनसीबी है। अब एक स्पेशल सवाल मेरा आपसे, एंड आई रियली वांट टू नो, मियां साहब की आपने तकरीर सुनी होगी, आप एक जो पूरा टाइम था जब मियां साहब के बारे में कि बड़े हलीम हैं, बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, भूल जाते हैं, बट उन्होंने जितना सख्त स्टांस लिया हुआ है पीटीआई के ऊपर, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, मैं रीज़न के बारे में नहीं कह सकता। यकीनन उनके साथ जुल्म हुआ है। पीटीआई के ज़माने में हर पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाला गया, उसकी हद तक की गई, उसमें कोई शुबा नहीं है। पर आपने कहा ना भूल जाओ। लेकिन ये चीज़ें अब एक तरफ रखनी पड़ेंगी मुल्क के लिए। मैंने किसी साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, अगर आपने ये चीज़ें देखें, आप दुनिया की तारीख, अपनी तारीख देख लें। हम तालिबान के साथ भी बैठे थे, तो वहाँ पर अब तो मुल्क के लिए नहीं बैठ सकते, यहाँ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। आप बैठे तय करें मामला आगे कैसे चलेगा। You have forgiven PTI, you have forgiven Imran. जी, मैंने कभी, वो एक अजीब सा मामला है, मेरे जहन में वो बात नहीं आती, किसी के लिए भी नहीं। पता नहीं, बस ये अच्छी बात है बुरी बात है नहीं, जो उन्होंने किया वो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। नाइंसाफ़ी होती है, आपको ये हक़ नहीं है नाइंसाफ़ी करने का। और आप कह सकते हैं कि आप पीटीआई के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे पहले पीएमएलएन के साथ हुई। भाई नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर जो कर रहा है वो भुगत लेगा। नाइंसाफ़ी का तयन मैं नहीं कर सकता कि नाइंसाफ़ी है या नहीं है। जब मेरे साथ हो रही थी तो किसी को कह रहा था कि नाइंसाफ़ी नहीं, बड़ा जुल्म हो गया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, हमने कहा ठीक है आप भुगत लेंगे। तो नाइंसाफ़ी होती है, चाहे मेरे साथ हो, चाहे इमरान खान के साथ हो, चाहे आपके साथ हो। नाइंसाफ़ी से सर मैं तयन नहीं कर सकता। कोई लोग आप भी समझते मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं थी, मैंने कोई जुर्म किया था तो मुझे उसकी सज़ा मिल गई, चल लीजिए, वो उसको बात को छोड़ दें। आप इन मामलात से निकलें, आगे की बात करें।